व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ हुसैन वड़ैच दोबारा आपके साथ एक नए मेहमान के साथ एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आईएच टीवी के ऊपर हाज़िर हूँ। और जैसा आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं। मुख्तलिफ जो मेहमान जो रेलेवेंट होते हैं उस फील्ड से, उनको हम ज़हमत देते हैं और वो यहाँ पे आके अपनी तरफ से जो भी डिटेल्स होती हैं वो शेयर करते हैं आपके साथ। तो इसी तरह डॉक्टर मारिया यूसुफ जो हैं आज हमारे साथ हैं। और आज हम ये बेसिकली तो डेंटिस्ट हैं, बल्कि डेंटल स्पेशलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन बीडीएस और एमएससी भी किया हुआ इन्होंने। और उस इस फील्ड के अंदर इनके हमने पहले प्रोग्राम किए थे, आपको याद होगा। बड़ी तफसील के साथ जो डेंटिस्ट्री है उसके ऊपर बात की हुई है और वो आपके इल्म में होगा। आज थोड़ा हट के, चूँकि ये साथ-साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ये कौम का दर्द भी रखते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं जी डॉक्टर जो होते हैं, वो पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बनते हैं। लेकिन जो पहले कहा जाता था हमारे ज़माने में, जब हम पढ़ते थे, कि जी मेडिकल प्रोफ़ेशन जो है वो आवाम की या लोगों की खिदमत के लिए होता है। तो ये वाक़ई उसकी खिदमत के लिए काम कर रही हैं और अभी तफ़सील के साथ ये बताएँगी जब इनसे हम सवाल-जवाब करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मुख्तलिफ जो कुदरती आफ़ात आती रहती हैं, कभी ज़लज़ला आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है। फ्लड ऑलमोस्ट हर 4-5 साल के बाद, 6 साल के बाद एक बड़ा फ्लड आता है और उसका हम शिकार होते हैं। फिर उस वक़्त हम पूरी कौम एक्टिवेट हो जाती है। उसके ऊपर वो अपनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, डोनेशन भी होता है बड़ा। और वो जो जिसको कहते हैं फायर फाइटिंग वो की जाती है और वक़्ती तौर पे जो मामलात हैं उसको देखा जाता है। उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं और इसी तरह फिर 4-5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद फ्लड दोबारा आता है। तो आप देख लीजिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, हर 5 से 10 साल के दरमियान एक बड़ा फ्लड आता रहा है। तो इस बार भी ये बहुत बड़ा फ्लड आया और इसके अंदर तमाम मकातब फ़िक्र जो है पाकिस्तानी कौम के, उन्होंने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। फिज़िकली भी वहाँ पे गए, फ्लड अफेक्टीज़ जो है उनकी हेल्प आउट करने के लिए, फाइनेंशियली भी किया, चीज़ें भी खरीद के वहाँ पे बाँटी, खुराक भी बाँटी, मेडिकल कैंप भी लगाए। तो डॉक्टर मारिया जो हैं, ये अपनी टीम के साथ ये वहाँ पे रही हैं। इन्होंने वहाँ पे उनकी वैसे भी इमदाद की है, जो वहाँ पे डिज़र्विंग लोग थे और उस वक़्त वो सारे डिज़र्विंग थे, चूँकि ज़ाहिर बात है कि आपने देखा पूरे गाँव के गाँव जो हैं, वो फ्लड का शिकार हो गए। तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो थी वो गिर गई। तो वो इसके अंदर भी उन्होंने हिस्सा लिया, फाइनेंशियली भी आप कह लें कि जो मुख्तलिफ उनकी ज़रूरियात की अशिया थी, वो भी कलेक्ट भी की, अपने पास से भी की और उसके बाद वहाँ तक़सीम भी किया। ये जो अल्लाह की तरफ से आप कह लें आफ़ात है या कैलेमिटी है, ये फिर भी कभी आ सकती है, तो उसको कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहले डॉक्टर मारिया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। Assalamu alaikum, Dr. Imtiaz. Very nice to be on the show once again. And I think वो आपके जो टॉपिक्स होते हैं ना, they are very well planned, very well thought of. वो बात जो हम पहुंचाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स तक वो पहुंच जाती है। बहुत अच्छी बात आपने की। कुदरती जो हमारे बीइंग इनटू द ओरो डेंटल फेशियल हेल्थ सेक्टर, जब आप हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो जाहिर है हेल्थ सेक्टर बड़ा वास्ट होता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज आ जाते हैं। ना सिर्फ जो है ओरो डेंटल फेशियल हेल्थ से हम ताल्लुक होता है हमारा, बट मगर ये है कि हमारी एक सिंगल पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए हमें जहाँ ब्रॉड व्यू पे मेडिकल इश्यूज देखने पड़ते हैं, तो फिर आप ये समझें कि हमें माशरे में भी बहुत सारे मेडिकल इश्यूज देखने को हमें मिलते हैं। डेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज जिसको कहते हैं, ओवरऑल हेल्थ के ही जिसको आप कहें हेडिंग के अंदर, अंडर द हेडिंग ऑफ हेल्थ, हम जो है हेल्थ सेक्टर हम बहुत सारे इश्यूज देखते हैं। और जहाँ मैं काम करती हूँ अवेयरनेस के लिए, मेरा मेरा अपना पर्सनल तो पैशन आपको पता है इनोवेटिव डेंटिस्ट्री है, जहाँ मैं जो लेटेस्ट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाती हूँ ताकि वो मुस्तफीद हों लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ। साइड बाय साइड जहां हमारा सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप है जिसका ताल्लुक आलमगीर के साथ है, आलमगीर इज द पायनियर, उसने शुरू किया, मुझे रिक्वेस्ट किया टू ज्वाइन इन। सो हम देखते हैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अपने 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 पेरिफेरल एरियाज में। हमने अभी रिसेंटली, जिस तरह आपने कहा कि फ्लड से रिलेटेड इश्यूज देखे, बिल्कुल एक स्कूल ऑफ थॉट यही है कि नेचुरल कलामिटी जो है वो कुछ अरसे बाद आती है, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि हमें थोड़े अपने अमाल भी अच्छे करने चाहिए ताकि खुदावंद ताला भी हम पे रहम करे।
और जो है हम जो है इस तरह कुदरती आफाक से बचे रहें। तो जहाँ हमने देखा जहाँ हमने जो है देखा where we saw the calamity hit numerous people, we felt that जहाँ पे मैंने खुद चारसदा में डेंटल कैंप कंडक्ट किया था आलमगीर की रिक्वेस्ट पे, एंड वहाँ पे ही फिर हमें पता चला कि केपीके का एरिया जो है वो चूंकि वहाँ पे वो हमारे आलमगीर खुद वहाँ रहते हैं चारसदा में, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जिसमें हमने अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोई बाकायदा कोई एनजीओ है, किस नाम से ये काम कर रही है और उनका बेसिक पर्पस क्या है वैसे एनजीओ का? जी एनजीओ है, जी एनजीओ है। अभी तो हमने उसको सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप का नाम दिया, आलम फाउंडेशन के नाम से उसको भी रजिस्टर करना है जी। एंड उसमें जो है हमने स्टार्ट किया काम से इस तरह से कि मुझे आलमगीर ने रिक्वेस्ट किया, आई केम अप विद डॉक्टर जरगम एंड माई सेल्फ, डॉक्टर जरगम एंड आलमगीर, वी कंडक्टेड अ डेंटल कैंप इन चारसदा इन आलमगीर सिस्टर इन लॉज हॉस्पिटल। उनका अपना ही हॉस्पिटल है, आपका फैमिली हॉस्पिटल है बाय द नेम ऑफ, वहाँ पे है जी, उनका एक हॉस्पिटल है वहाँ पे। एंड वी एक्चुअली कंडक्टेड अ कैंप ओवर देयर, एंड उसमें ये था कि हमने वहाँ के लोगों के मसाइल देखे कि जी हम उनको जो है बेसिक्स पे पहले हम एजुकेट कर रहे हैं, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री पे, ओरल हाइजीन मेजर्स पे। बताइए कि ये जो वहाँ पे पेशेंट जो भी आपने कैंप लगाया, वहाँ पे पेशेंट जनरल पेशेंट आए या उसमें फ्लड इफेक्टिव भी काफी ज्यादा थे? जी ये तो हमने फ्लड की कलेमिटी से पहले कैंप कंडक्ट किया था, तो जाहिर है वहाँ पे जनरल पेशेंट्स थे। हमने उनको पहले अवेयरनेस सेशन उनके लिए कंडक्ट किया, फिर हमने उनके चेकअप्स किए, कंसल्टेशंस किए। कंसल्टेशंस के बाद हमें वहाँ का पता चला कि जी वहाँ पे तो इशू बड़ा हेपेटाइटिस जो है वो बड़ा कॉमन इशू है, और वहाँ पे स्क्रीनिंग के बगैर आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज क्रॉस इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैले, क्योंकि वहाँ पे स्टेलाइजेशन के जो है ना, बेसिकली स्टेलाइजेशन के मीन्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे जो वहाँ के जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता 100% स्टेलाइजेशन मेंटेन करना, जबकि वहाँ स्ट्रेंथ ऑफ या जिसको आप कहें ना पेशेंट वॉक इन का फ्लो ज़्यादा है, आम आवाम आती है, और फिर आप जब बहुत जल्दी जो है ना वहाँ उनकी मतलब उनकी मेजर्स ऐसे नहीं है कि वो स्टेलाइजेशन को बहुत जिसको कहते हैं मेटिकुलसली कंडक्ट कर सके। यहाँ पे तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में तो जहाँ पे आप खुद ओनर होते हैं तो आप या अपना आपका कंट्रोल होता है, तो यू मेक श्योर दैट आपका जो स्टाफ है वो एक एक चीज जो है वो ऑटोक्लेव हो और पेशेंट पे कोई चीज रीयूज ना हो, लेकिन वहां पे पॉसिबल नहीं है ऐसा, अच्छा इसलिए डॉक्टर वो साहब फिर जी ये बताइए कि स्पेसिफिक कोई क्या वजह है कि वहाँ पे हेपेटाइटिस के केस ज्यादा है उस एरिया में? इसकी कोई रीजन को आपके लम्हे जी आई? जी अब आप देखिए ना, कोई एरियाज ऐसे हेपेटाइटिस क्यों फैलता है, वही बात है कि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है ना, नीडल से, प्रिक से, ब्लड की ब्लड कहीं किसी तरह भी अगर आपको जो है अगर आपको ब्लड लगाया जाए, ट्रांसफ्यूजन हो, उससे हो सकता है, प्रिक हो, ठीक है, जी जी गंदे औजार इस्तेमाल किए जाएं। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि वहां पे क्या इश्यूज हो सकते हैं, मेटिकुलसनेस नहीं है ना हेल्थ केयर की, डॉक्टर साहब ब्लड हेल्थ बॉर्न इन्फेक्शन। हेल्थ अथॉरिटी जो है उस इलाके की, जाहिर बात है कि उनके इल्म में तो होगा ना कि हेपेटाइटिस के केसेस काफी ज्यादा है उस एरिया में, तो जी क्या वो कुछ ये स्टेप ले मुझे रहे हैं भी इस जी तरह के? वहाँ पे एक्चुअली मुझे भी वहाँ पे जाके जो वहाँ की डॉक्टर साहिबा हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उन्होंने ही बताया कि जी हमारे लिए यहाँ पॉसिबल नहीं होता डेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स कंडक्ट करना जब तक के पेशेंट की स्क्रीनिंग ना हो, बिकॉज यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है हेपेटाइटिस की। अगर हम बगैर स्क्रीनिंग के पेशेंट को बिठा देंगे तो हम खुद भी वनरेबल है, स्टाफ भी वनरेबल है और अगला पेशेंट भी वनरेबल है। इसलिए जब हम पहले स्क्रीनिंग करवाते हैं, वहाँ के लोग रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं जी हम स्क्रीनिंग क्यों करवाएं, उसके लिए भी उनको पूरा सपोर्ट चाहिए, टेस्ट करवाने से रिलक्टेंट होते हैं। फिर उनको जो ये वहाँ के मसाइल हैं, फिर जब आप उनको कहते हैं कि जी टेस्ट आपने करवाना है, उसके जी बाद जी आप आएंगे, तो वहाँ पे दूसरा मसला ये होता है कि जी वो ट्रीटमेंट सपोर्ट नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस के ये खातन ज्यादा थी या मर्द ज्यादा थे, और या बच्चों में भी है या क्या सूरत हाल है? जी एक्चुअली जहाँ कैंप कंडक्ट किया गया तो जाहिर है वहाँ पे पहले बैनर्स वगैरह लगे, उसको प्रमोट किया गया, लोकल्स को बुलाया गया कि आप आए अवेयरनेस सेशन के, तो जाहिर है मर्द ज्यादा थे हमारे, लाइक ओके मेल, वी हैड मोर मेल पार्टिसिपेंट्स इन द कैंप, दिस वाज बिफोर द फ्लड, एंड फीमेल्स वर देयर बट एट अ लेसर रेशियो, कम था रेशियो फीमेल्स का। फिर हमने उनके बच्चे भी होते हैं जाहिर है, फिर अफेक्टेड होते हैं, लेकिन हमने ज्यादा मेल्स देखे फिर फीमेल्स देखे, वी सॉ अच्छा मोर ये ऑफ मेल्स देन फीमेल्स। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब जनरली आपने कौन सी दांतों की बीमारियां ज्यादा देखी हैं वहां पे उस एरिया में? जी मैंने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको मैंने यही प्लान स्ट्रेटेजाइज किया, जहां वहां के लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे बड़े इंथुजियास्टिक टुवर्ड्स लर्निंग,
and getting the schools of thoughts which I wanted to promote towards them. जी बट वहाँ इशू ये था जी कि उनको अभी बेसिक यानी 2 वक्त का जो हम कहते हैं ना द ब्रशिंग टेक्निक खाना दैट वी रिकमेंड, 2 वक्त का जो ब्रश है, द ब्रशिंग टेक्निक दैट वी रिकमेंड दैट ट्वाइस अ डे यू नीड टू ब्रश योर टीथ, मीनिंग आपने दांतों को साफ करना है दिन में 2 दफा, राइट? दिन में 2 दफा आपने दांतों की सफाई करनी है। उसका भी नहीं पता था कि वो औकात क्या होने चाहिए। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, बेसिक जो क्लीनिंग मैकेनिज्म्स हैं, हमारे जो चेकअप होता है कंसल्टेशन 6 मंथली, तो वैसे ही होना चाहिए, वैसे हम कस्टमाइज करते हैं पेशेंट्स के लिए, लेकिन उनके लिए इतना भी काफी है कि वो साल में अभी 2 दफा को तो प्रेफर करें, ठीक है? तो जो एक जनरल इंटरनेशनल बाय लॉ चलता है, फिर जब वो विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि जी उनको क्या क्या इश्यूज उनके हैं, उसके मुताबिकत से हम नेक्स्ट विजिट शेड्यूल करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डेंटल इशू भी नहीं है, आई मीन इफ यू आर फ्री ऑफ एनी डेंटल इशू, फिर भी साल में 2 दफा चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे कोई स्पॉट इरप्ट हो रहा है, केरियस स्पॉट, उसको हम टाइम पे ट्रीट कर सके। फिर उनको हमने प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के बारे में बताया। एक तो उसमें सारे कंसल्टेशंस आ जाते हैं हमारे रेगुलर रूटीन के, 6 महीने के बाद आपका कंसल्टेशन लाजमी होना चाहिए, लाजमी तौर पे होना चाहिए। और साथ में जो है अनदर थिंग व्हिच वाज देयर वाज दैट यू शुड बी हैविंग योर सीलेंट्स डन, जो पाकिस्तान में वैसे ही नहीं है, और उसको मैं प्रमोट कर रही हूँ कि बच्चों में सिर्फ सीलेंट जरूरी नहीं है कि करें आप, बड़ों में भी सीलेंट्स करें। वो क्या होता है कि एक फिलिंग की एक लेयर जो है ना, हम सर्फेसेस, टूथ सर्फेसेस के ऊपर जो है ना फ्लो कर देते हैं, ताकि वहां पे कैविटी ना बने, ओके ठीक है, फ्यूचरिस्टिकली कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए। और ये जितने आपके पोस्टीरियर टीथ हैं उनके ऊपर जो है ये लेयर, सीलेंट की लेयर अप्लाई होनी चाहिए। हम डॉक्टर्स हैं, हम खुद हम खुद अपना देख सकते हैं कि जी हमें क्या, हमारी कैविटीज डेवलप हो रही हैं या नहीं, क्योंकि हमारी नो हाउ होती है। लेकिन जहां हमारे व्यूअर्स हैं या जहां हमारे पेशेंट्स हैं, उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती, वो नहीं कैच कर सकते कैरियर स्पॉट को खुद से। तो सीलेंट्स जो है वो जरूर जो है वो फ्लो करवाएं आप। उसके बाद जो है आपका एज यू कॉल इट, उसके बाद जहां आपकी फिलिंग्स हैं, होने कैविटीज हैं, बेशक शैलो कैविटीज हैं, लेकिन उनकी फिलिंग्स टाइम से करवा लें आप, बिल्डअप्स टाइम से करवाएं, ताकि जो मसाइल हैं वो एग्रीवेट ना हो, आप रूट कनाल और एक्सट्रैक्शन की तरफ ना जाए। तो ये सब बातें हमने उनको समझाई, वहां पे हमने उनको एजुकेट किया। अभी हमने उनको बेसिक्स उनका रिस्पॉन्स क्या था? रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा था जी। दे वर ऑल वेटिंग फॉर देयर चेकअप्स और देयर कंसल्टेशन, बिकॉज ये जो अवेयरनेस सेशन हमने कंडक्ट किया, या टॉक जो हमने कंडक्ट किया वहां पे, या स्पीच जो दिया हमने, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसरिंग के बाद हमने उनको कहा कि आपका एक चेकअप होगा, और उसके लिए वो सब लाइन में मौजूद थे। हमने उनका चेकअप किया, कंसल्टेशन किया, सबको ट्रीटमेंट प्लान्स बताए। देखने में क्या ज्यादा था जी, डॉक्टर साहब ये फ्री ऑफ कॉस्ट था जी? ये फ्री ऑफ कॉस्ट था जी। दिस वाज अ फ्री डेंटल कैंप व्हिच वी कंडक्टेड, जिसमें अवेयरनेस सेशन भी फ्री था, कंसल्टेशंस भी फ्री थी। हमने एक एक बंदे को बिठाया, मैंने और डॉक्टर जरहम ने ऑल्टरनेट, आप कहे कुछ आपस में वी डिड द पेशेंट्स अमंगस्ट आवरसेल्व्स। हमने चेकअप्स किए, देखा कि उनके क्या इश्यूज हैं। इश्यूज तो आपको पता है मल्टीपल, वही सबसे ज्यादा कॉमन मैं कहती हूँ पाकिस्तान में अभी भी एक ही इशू है, सफाई को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। तो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग तो मेरा ख्याल ऑलमोस्ट हर पेशेंट को ही जरूरत थी वहां पे भी, क्योंकि हम जो है ना इन ऑफिस क्लीनिंग को प्रेफर नहीं करते। घर पे भी हमारे जो निज़ाम है क्लीनिंग का वो बहुत मेटिकुलस नहीं होता, ठीक है। ब्रशिंग टेक्निक्स आपकी बड़ी ऑप्टिमम होनी चाहिए। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग जो है वो हर पेशेंट को ही ऑलमोस्ट जरूरत थी। फिर फिलिंग्स की जरूरत। डॉक्टर साहब ये इशू बड़ा शहरों के अंदर फिर भी अवेयरनेस है, और वालिदैन भी पढ़े लिखे होते हैं, बच्चे भी बाशऊर होते हैं, और वो फिर भी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा मेजोरिटी लोग जो हैं वो देहात में रहते हैं। अब देहात के अंदर तो लोग जो है वो नमक के साथ दांत साफ कर रहे होते हैं, और कोयले के साथ दांत साफ कर रहे होते हैं। तो ये सिलसिला है वहाँ पे वो यही अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है। इन्हीं मिथ्स को हमने करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया, उनको बताया कि आप जो है हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करें, ताकि दांत आपके जो है ना ज्यादा, जिसको कहते हैं रफ ब्रशिंग के साथ घिसे भी ना, ठीक है, आपकी रिसेशन ना हो। गम्स का टिश्यू जब रिसीड कर जाता है तो दांत लंबे हो जाते हैं। और हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, जो अगर कोई इशू है सेंसिटिविटी ब्लीडिंग गम्स का, तो फिर हम मेडिकेटेड टूथपेस्ट देते हैं। अलोंग विद दैट आपको स्केलिंग एंड पॉलिशिंग लाजमी तौर पे करवानी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉट देम। और इशू भी मैंने, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है
हमारे जो है ना पेरियोडोंटाइटिस क्यों पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है, ये मैंने अपने तजर्बे में देखा है, अपनी सर्जरी में भी मैंने बैरिया में भी यही देखा। उसके बाद में जहाँ पे आई एम टेकिंग पेशेंट्स इन सो मेनी प्रैक्टिसेस दीज डेज, and I think scaling and polishing is one of the basic treatments which almost every person requires. रीजन क्या है कि हम साल के 2 दफा तो करवाते ही नहीं है, ठीक है, जो या साल में 1 दफा भी करवा लें। अगर आपको अगर आपके कोई इशू नहीं है और आपका प्लाक कैलकुलस बिल्डअप का जो वेट है वो लो है, तो साल में 1 दफा। अगर आपको इश्यूज हैं लाइक पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस एक्सेट्रा, तो फिर आपको जो ट्रीटमेंट प्लान आपको आपके डेंटल कंसल्टेंट या डेंटिस्ट या जो भी आपके हेल्थ केयर टेकर हैं वो आपको बताएं, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इशू, आपका जो क्वेश्चन था आपने क्या देखा, ये सबसे बड़ा इशू। उसके बाद फिलिंग्स, कैविटीज जो अनफिल्ड कैविटीज यानी अनकेटर्ड कैविटीज, ठीक है, क्योंकि वो उनमें पेन नहीं होता, अभी वो शैलो हैं, उनमें पेन नहीं है, तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वो फिर वो एक चीज हो गई। और ये सब वजह क्या है कि वहाँ कोई भी अपना जो है ना, ओवर हियर इन पाकिस्तान नोबडी गोज फॉर देयर कंसल्टेशंस विद इन टाइम, रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाए जाते, ठीक है, तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि हमारे इश्यूज क्या है। उसके बाद हमने मिसिंग टीथ बहुत देखे, यानी एक्सट्रैक्शन करवा दी जाती है, लाइक यू नो आप एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं, यू गो फॉर एक्सट्रैक्शन देयर, एक्सट्रैक्शन करवा लिया जाता है और मिसिंग टीथ को रिप्लेस नहीं किया जाता, मिसिंग टीथ को रिप्लेस नहीं किया जाता, ओके। सो रिप्लेसमेंट्स इज समथिंग व्हिच वी फेल्ट दैट दे नीडेड। अक्यूट पेन में तो मैंने कोई पेशेंट भी वहां नहीं देखा, और जाहिर है अक्यूट पेन में पेशेंट जो है वो वेट नहीं करता किसी कैंप का, वो उसी वक्त जो है डेंटिस्ट, जाहिर है वो इमरजेंसी होती है ना। सो हमने क्रॉनिक इश्यूज ही देखे, uncatered, I mean the arches were basically uncatered to, right? अब हमने जो क्या किया, उनको सब उनके जो है what we did was we made a dental, I mean we made a plan there, we made treatment plans there for them and we told them that you need to come for your treatments. इशू सबसे बड़ा वही आ जाता है जी कि वहाँ पे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है हमारे लोगों का, तो ट्रीटमेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ी सी रिलक्टेंस वहाँ पे है। उन्होंने डोनेशन किया उसी पे जी अब उसी से पे जी हमने स्टार्ट लिया, हमने जो सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया, we ourselves are, I mean there are mashallah a lot of welfare workers onto it, members from our chamber house, Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry, other organizations which I have put up for cross linking, connecting, और हमारा एम यही है कि जी हम इन लोगों के लिए अपने एंड्स पे हम जो फ्री काम कर सकते हैं वो तो हम करते हैं, लेकिन आगे जो है ना ट्रीटमेंट्स को कंडक्ट करना, उनके लिए मेडिकेशन प्रोवाइड करना, उसके लिए सपोर्ट देखना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू हमने कोशिश किया उनको हमने मेडिसिन पहुंचाएं, लेकिन ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जिसको आप कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे उन लोगों को हेल्प करने के लिए व्हाट डू वी नीड डोनर्स, वी नीड फंडिंग एंड उन चीजों के लिए, और उसी पे हमने सोचा कि ये डेंटल कैंप्स वेलफेयर वर्क जी, वेलफेयर वर्क के लिए एक पार्ट है, एक सेगमेंट है डेंटल कैंप्स, मेडिकल कैंप्स कंडक्ट करना, बिकॉज मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, एजुकेशनल कैंप्स कंडक्ट करना। देखें एक सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी की एक शख्स जो है ना, या एनी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, which you would say that any person who is an essential building block of a nation should be well educated, should be healthy, and then overall जिसको आप कहते हैं ना, जब आपके पास इल्म है और आपके पास जिसको कहते हैं नॉलेज है, तो आप जो है अपने आप को सपोर्ट कर लेते हैं, है ना। करियर में भी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, और अगर आप कहते हैं ना जान है तो जहान है, और आपके पास अगर हेल्थ है तो फिर आप जो है यू आर अ वेरी वेल्दी पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो जो कैंप था वो कितने दिनों का था आपका वहाँ पे, और वहाँ पे कैंप हमने इट वाज अ डेज कैंप, एक दिन का कैंप। अच्छा, मॉर्निंग में हमने कितने पेशेंट उस दौरान आपके पास आए, आपने कोई डाटा तो बनाया होगा? मेरा ख्याल है जी 80 तक होंगे, 80 पेशेंट्स हमने एक दिन में जितने देख सके थे हमने देखे जी। आई थिंक इट वुड बी दैट वे। तो वो जो 80 पेशेंट आए वो किस क्लास के थे, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट?
नॉन जाहिर अपलोडिंग वही है। क्लास, वेरी इंथुजियास्टिक। वहां जी पे जी। उनके कारोबार उस लिहाज से होगा, आई एम श्योर वहां पे उनका अपना कारोबार होगा, लेकिन वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अपनी हेल्थ ट्रीटमेंट्स को सपोर्ट कर सके। ठीक। इतनी इनकम नहीं है, आमदनी नहीं है उनकी। उसके अंदर जो ये ज़कात का इंस्ट्रूमेंट है, आपने देखा गवर्नमेंट जो है ज़कात कलेक्ट करती है और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वो ज़कात के ज़रिए से भी इलाज हो जाता है। तो क्या ऐसा भी आपके साथ भी कोई है, कोई ऐसा कि गवर्नमेंट के साथ बात हुई हो कि ज़कात में से पे हो जाए और उसमें आपके एक्सपेंस जो है पूरे हो जाएँ? एक्चुअली जी, आई ऑलवेज से देयर इज अ प्लेस वेयर यू स्टार्ट ऑफ। मैंने मेरे अपने हमारे माशाल्लाह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर वर्कर्स हैं जो बाहर भी काम करते हैं, एंड वो वहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं कि जी हम ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करें अच्छे काम के लिए। जी, जी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक पार्ट एक स्टार्ट तो लिया अच्छे काम का, लेकिन अब हमने आलमगीर को मैंने यही कहा है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या पैरामीटर्स के मुताबिक से आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के अलावा आपकी गवर्नमेंट फंडिंग भी नहीं हो सकती, ज़ाहिर और बात है। बाहर भी जो है ना फिर अकाउंट्स भी खुल आपको, जाएगा, सब कुछ हो जी जी जाएगा। जी, बाहर भी आपको जब कोई फंड देगा या कोई डोनेट करेगा तो ऑथेंटिसिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए लीगैलिटीज मुकम्मल होनी चाहिए। तो वो ये है कि आप जब स्टार्ट लेते हैं तो उसके बाद आपने नेक्स्ट लेवल पे आपने इन पैरामीटर्स का, तो ये लीगैलिटीज को अच्छा पूरा डॉक्टर साहब करना है। आप कितना आई हैव मेट अप विद एज यू कॉल इट, जी, जी। हमारी एमपीए हैं, आयशा आयशा हैं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी फ्रंटियर केपीके में, पेशावर में। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे की, उन्होंने कहा देखिए हमारे पास जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं जिनके पास मोबाइल यूनिट्स होते हैं, जिनके पास जो आपको लैब्स की तरफ भी बताएंगे हाउ टू गो फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सोर्सेज। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं हमारे साथ ये कोलगेट वाले हैं जो मास स्केल पे कश्मीर वगैरह में या जो हमारे प्रिफरल एरियाज हैं वहाँ पे डेंटल कैंप्स वैसे भी कंडक्ट करते हैं। वो स्मॉल स्केल पे कम काम करते हैं, मेरे साथ उन्होंने किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स में काम किया हुआ है, बट वैसे वो जो है ना मास स्केल पे काम करते रहते हैं। तो हमने और फिर दूसरा ये होता है कि हमारे बड़े वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे आगा खान वाले हैं, फाउंडेशन वाले हैं, सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने तौर पे काम कर रही होती हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप एनजीओ वो कहते हैं ना एनजीओ स्टार्ट करते हैं तो आप एक सोर्स पे नहीं डिपेंड कर सकते, आपने इन फोर्सेस को इकट्ठा करना है, अपने तौर पे आपने कोलैबोरेट करना है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, उनके उनके तजर्बे से आप फायदा मुस्तफीद होइए। और देखिए कि जो आपका काम है वो एक तो सोशल मीडिया से भी आप बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टेक बेनिफिट ऑफ द सोशल मीडिया, अपने काम को उस पर डालें ताकि लोगों को पता चले कि आप एक्चुअली जी, क्या बिल्कुल काम कर रहे अवेयरनेस तो आए ना। हैं। बिल्कुल जी, इसलिए कि हमारे यहाँ ये भी होता है ना, डोनर्स भी, इट इज देयर राइट टू सी हु इज वर्किंग ऑथेंटिकली एंड हु इज नॉट। ये भी तो होता है ना, ऑथेंटिसिटी भी एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। डॉक्टर हमारी तो ये बताइए कि जो हेल्थ कार्ड है गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, केपीके के अंदर भी है, पंजाब में भी है। तो क्या हेल्थ कार्ड के अंदर ये प्रोविजन है कि दांतों का इलाज जो है उसको वो भी शामिल हो? अगर नहीं है तो उसको जी, करने दिस की इज कोशिश व्हाट की? वी आर होपिंग फॉर जी। जब हेल्थ कार्ड आया जी, तो आपको पता है हर अच्छे काम का एक पहले स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, फिर उसमें आहिस्ता जी। आहिस्ता आप जो है ना बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं जिसको कहते हैं, हुँ। या उसमें प्रोविजंस मजीद जो है वो मजीद प्रोविजंस जो है वो आई मीन यू कीप ऑन एडिंग मोर टू इट एज यू वुड कॉल इट। हमारा जी, जैसे हमारा जो है हमारे जो हेल्थ कार्ड है उसमें अगर आप देखें तो जैसे हमारा एहसास प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कितने उसमें फिर आगे एडिशंस हुए, इसी तरह हेल्थ कार्ड की जो प्रोविजंस हेल्थ कार्ड है उसमें इनिशियली तो जो है 10 लाख की प्रोविजन जो है जी। मेडिकल सेक्टर के लिए जो है वो इंक्लूडेड थी, बट उसमें डेंटल ट्रीटमेंट्स वर नॉट इंक्लूडेड, बट वी वर होपफुल दैट एज इट ग्रोज एस्टैब्लिशेस तो फिर उसमें जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता डेंटल जो है वो ट्रीटमेंट्स भी क्योंकि इसमें शामिल देखा ना होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो डेंटल कॉस्मेटिक्स वगैरह है चलो वो तो ना शामिल करें, लेकिन जो बीमारी है मुख्तलिफ दांतों की और उसको जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है ये तो एसेंशियल है ना, ये तो कोई शौक से कोई नहीं करवाता। किसी को अगर बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर इम्तियाज, ऐसा है ना, देखिए इसेंशियल्स जो है ना हमारे यहाँ, मैंने इस पे भी बड़ा काम किया जी, हमारे यहाँ डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पाकिस्तान में है ही नहीं, हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती। रीजन जी, उसकी क्या है कि वो कहते हैं कि डेंटिस्ट्री इज वेरी एक्सपेंसिव। जी, जी। तो अगर आप प्रीमियम ले रहे हैं और प्रीमियम अगर आप कार्डियक पेशेंट है कार्डियक कंडीशन के साथ, तो हार्ट अटैक का रेशियो जो है वो कम है,
और डेंटल ट्रीटमेंट्स तो आपको बहुत मतलब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स तो आपको वैसे भी करनी पड़ती है, करवाना पड़ता है ना, फ्रीक्वेंटली करवानी पड़ती है। तो जहाँ जी पे जी आप जो है फ्रीक्वेंसी को देख रहे होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी को देख रहे होते हैं ना, तो वहां पे आपका जो है फ्रीक्वेंसी को देख रहे होते हैं, तो आपने स्केनिंग एंड पॉलिशिंग भी सालाना करवानी है, सीलेंट्स भी एक दफा तो हर इंसान ने करवाने ही है, जब वेयर ऑफ, अगर वेयर ऑफ हो गई तो दोबारा रिप्लेसमेंट करवानी है, फिलिंग्स भी अनकेटेड आर्चेस के लिए, कंसल्टेशंस भी। तो साल का जो प्लान मैंने उनको बना के दिया कि बेसलाइन प्लान, प्रिवेंटिव जी प्लान, वो भी अगर हम सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखें तो वो ये कहते हैं कि हम, हमारे लिए कंपनी को पेमेंट तो करनी पड़ती है ना, जबकि वैसे हेल्थ कवरेज जो है उसमें चांसेस कम होते हैं कंपनी को पे जी करने के। आपके पास प्रीमियम आ रहा है, लेकिन कंपनी जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी बंदे को जी जो जी है हार्ट अटैक हो जाए या उसका एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज या कंपनीज जो है मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो कुछ कंपनीज जो हैं वो डेंटल ट्रीटमेंट्स को कवर करती हैं, डेंटल कवरेज को कवर देती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो नहीं देती, ठीक है। हमारे पास गवर्नमेंट लेवल, ये जिसको आप कह रहे हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो चूंकि दांतों की बीमारी को लोग इसलिए इजी लेते हैं, क्या दांतों की किसी बीमारी ऐसी भी है जिससे जान भी जा सकती होती है? दांतों की कोई ऐसी बीमारी जिससे जान भी जा सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर इम्तियाज, आप देखिए, फेटल इन्फेक्शन जो होते हैं ना, सेलुलाइटिस एक ऐसी चीज है, जी कहीं जी पे इन्फेक्शन है और वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज में ट्रांसफर हो जाए, तो आपको पता है सॉफ्ट टिश्यूज को तो एकदम जो है ना बैरियर, ऐसे वो इतने मतलब इस किस्म के बैरियर्स नहीं होते कि वहां पे जो है ना आपको एक मिले, रेजिस्टेंस मिले। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है तो इन्फेक्शन तो एकदम फैल के आपकी जो है टॉप तक चली जाती है, ब्रेन तक चली जाएगी, वाइटल्स तक चली जाएगी, and you can end up in death. Cavernous sinus thrombosis is a very fatal complication of infections of upper molars or wisdoms. होता है ठीक ना है, ऐसे ही। बिल्कुल सही। तो ये तो है। ये यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसमें देखिए जनरली जो है आम आवाम जो है या आम लोग जो है, सादा लोग, चूंकि आपको पता ज्यादा है हमारे, वो ये समझते कि चले जी दर्द हुआ तो दांत निकाल लो, निकलवा दो जाके। आमतौर पे होता है ना कि दर्द जो है उसका रूट कनाल करा ले जी, या उसको निकलवा दे जी, जो भी कुछ वो कर। आमतौर पर निकलवाते थे पहले लोग, आपको पता ही। अब थोड़ा सा लोगों के अंदर थोड़ी सी आ गई है, सेंस आ गई है, और समझ भी आ गई है इसकी, और अवेयरनेस भी आ गई है। अब रूट कनाल करवा के लोग क्राउन लगवा लेते हैं, ये कुछ और कर लेते हैं। अच्छा, ये चूंकि ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा भी होता है, इसलिए भी मैं समझता हूँ कि जो आम हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है और या गरीब तबका है जो खास तौर पे, वो कोशिश करता है कि उसको चलाते रहे। कभी लौंग रख के वो चला लेते हैं कि दर्द को शायद आराम आ जाएगा। तो होता है हमारे, आपको पता है, हीट एंड बिल्कुल ट्राई बिल्कुल होता है, बिल्कुल देसी तरीके हैं हमारे, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके कि जी बिल्कुल लौंग बिल्कुल रख लो जी, लौंग से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की वो वो कर बिगाड़, और तो वो ज्यादा बिगाड़ करते ज्यादा रहते नहीं हैं। देखते हैं उसकी वजह हाँ, से, या बिगाड़ उस तरफ ज्यादा ना देखते खाया जाए जी, वो जिस तरफ दर्द हो रही है उस साइड से ना खाया हैं। जाए, बिल्कुल दूसरी तरफ खाते बिल्कुल रहो। आम तो हम देखते हैं। अब इसमें ये कि एक तो बिल्कुल ये कि उसको थोड़ा अफोर्डेबल बनाने की जरूरत है ट्रीटमेंट को। अब बिल्कुल अगर बिल्कुल वो अफोर्डेबल होगा तो फिर जाहिर बात है, जब लोग समझेंगे कि यार अब ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और अगर थोड़े से पैसे खर्च कर लेंगे। अब हमारे यहाँ चूंकि ये कि काफी एक्सपेंसिव है, तो इसकी तरफ आप क्या क्या समझते हैं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सस्ता हो जाए ताकि आम लोगों की रीच में भी आ जाए? देखिए डॉक्टर इम्तियाज, अच्छा देखें, अच्छा कंसल्टेंट वो होगा, हमारे पास पेशेंट हर लेवल का आता है ना, ठीक है। मेरे पास पेशेंट है जिसकी अगर आएगा तो वो पेशेंट, जो ऐसे पेशेंट भी होंगे जो बड़े कॉन्शियस पेशेंट होंगे, जिनको मैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस देती हूँ, जाहिर है फिर उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आगे परचेज भी एक्सपेंसिव है, जी जी ठीक है। लैब कॉस्ट्स भी एक्सपेंसिव है, मटेरियल भी एक्सपेंसिव है, और जितना एरिया पॉश है उतना ही वहाँ का रेंट्स वगैरह खर्चा जहाँ ज्यादा जी है, जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। स्टाफ आपका लोकल है तो ठीक है, नहीं है फॉरेन स्टाफ है तो उस पर भी फिर आपको पता है जाहिर है खर्चा ज्यादा होता है। They have to अभी जो pay. मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मेरी फिजिबिलिटी तैयार हो रही है साइट ऑफिस के लिए, हॉस्पिटल की, तो उसके लिए जाहिर है जो हम बना रहे हैं तो वो सारा पैरामीटर्स हम इंटरनेशनल क्राइटेरिया को सामने रखते हुए बना रहे हैं, सारा जी डिजिटल जी फुटप्रिंट पे, तो जाहिर है वो फिर पैरामीटर्स थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छा कंसल्टेंट वो होता है कि जब आपके पास पेशेंट आए तो आप उसकी भी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको उसे एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अगर एक मिसिंग टूथ है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी आप जी रिमूवल पार्शियल डेंचर, ब्रिज,
इम्प्लांट्स, ये बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं और फिर उसमें भी टाइप्स होती हैं। ब्रिज में आप जो है सिरेमिक दे दें या पीएफएम दे दें, तो हम उनको वो सॉल्यूशन देते हैं जो उनके लिए अफोर्डेबल हो। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बकाया मेडिसिन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप कंपेयर करें तो डेंटिस्ट्री फिर भी एक्सपेंसिव है। ठीक है, अगर एक यूनिट हम रिप्लेसमेंट का 5,000 रुपये में पेशेंट को कोट करती हूँ, ठीक है, फर्ज किया आरपीडी का फर्ज किया, तो कंसल्टेशन अगर आपका सब फर्ज किया आपका जो है यू हैव एन इशू लाइक स्टमक इशू है, तो आप कंसल्टेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ कंसल्टेशन करवा के आपको एक वो दे दी जाएगी प्रिस्क्रिप्शन। हमारे यहाँ भी कंसल्टेशन के तो चार्जेस वही 2,000 से 3,000 तक होंगे या इसी तरह होगा ना, 2,000 एवरेज पे चलता है जिसको आप कहें प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन वहां पे अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने मेडिसिन ही परचेज करने होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर्स कम ही होते हैं ना। ठीक है, हमारा जो डेंटिस्ट्री है वो रिलेटेड है प्रोसीजर्स के अगेंस्ट ट्रीटमेंट से। तो जहाँ प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स होती हैं तो उस पे कॉस्ट होता है। अच्छा, आपके ये पास जो आया है तो सिर्फ दवा से आप इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब दवा ये बताइए आप देंगे ऑगमेंट करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो मटेरियल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं या जो भी आपका मतलब क्रोन है या फलानी चीज है, ये लोकल बनते हैं या इंपोर्टेड होती हैं आइटम्स? जी मेरे पास आई ओवर हियर हैव द एक्सेस टू इंटरनेशनल डीएसटी लैब, मेरे पास है जी। मैं क्योंकि सर्टिफाइड हूँ फ्रॉम इंटरनेशनल, हमारे डीएसटी के इंस्ट्रक्टर्स हैं डॉक्टर इज़्ज़त महमूद हैं, जो बोर्ड मेंबर्स में भी हैं डीडीएस के, उनसे मैंने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, आई हैव बीन विद हिम। सो वो ये होता है कि उनके क्राइटेरिया है ये कि आपके पास क्वालिफिकेशन है इंटरनेशनल तो ही आप उनके लैब्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी जिसको कहते हैं ना डीएसटी कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, सो मैं मेंबर हूँ तो मैं करवा सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। वही चीज़ें जो हैं हम पाकिस्तान में भी बनवा लेते हैं और उनकी अपनी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप पहले जो है ना पहले प्रेफरेंस दीजिए अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोगों की, कि आप पाकिस्तान में पहले फैब्रिकेशन करवाएं क्राउन्स की, ब्रिजेस की, बिकॉज इवन तो अगर मैं डीएसटी सोल्यूशन देती भी हूँ ना पेशेंट्स को, तो हमारे पास अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं प्लानिंग। अभी मेरा अपना इरादा यहाँ पे इंटरनेशनल डीएसटी लैब को इनकॉर्पोरेट करने का है, साइट ऑफिस में भी और आगे हॉस्पिटल में, तो फिर इट बी ऑन अ मोर वास्ट स्केल ऑल्सो, बिकॉज पूरा डेंटल सेटअप वहाँ पे, यहाँ पे तो एक यूनिट होगा, वहाँ पे वी विल हैव अ फुल डिपार्टमेंट। ठीक है, जो सर्टिफाइड होगा इंटरनेशनल डीएसटी एकेडमिया से। तो ऑप्शंस हमारे पास दोनों है, लेकिन रेट्स में बहुत फर्क है ना, रेट्स में बहुत फर्क है। फिर यहाँ पे अगर एक क्राउन पीएफएम का हमें या हमें सिरेमिक का क्राउन जो है पेशेंट को हम 40,000 तक में हम देते हैं, तो वो वहां से अगर आप बाहर से बनवाएंगे तो 1.5 लाख का कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि वो तो जी लैब कॉस्ट। मैंने डॉक्टर साहब जनरली देखा है कि जो हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूके में रहते हैं, वो आमतौर पर दांतों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं तो पाकिस्तान से करवाते हैं। जनरली मैंने देखा, मेरे अजीजों में भी कुछ लोग हैं जो अमेरिका वगैरह में हैं, तो वो कहते हैं जी वहाँ बड़ा महंगा पड़ता है, तो यहाँ पे फिर भी सस्ता पड़ता है। तो वो अपने जो भी उनके इश्यूज होते हैं फैमिली के या वाइफ के या जो भी है, वो यहाँ से आके ट्रीटमेंट करवाते हैं आमतौर पर, मैंने देखा दांतों का। तो मेडिसिन भी इवन वो यहाँ से खरीद के लेकर जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन भी आई गेस के यहाँ पे सस्ती हैं एज कम्पेयर टू कनाडा कह लें या यूएसए कह लें या बाकी ममालिक से कह लें। तो ये तो है, इस पे मैं समझता हूँ फिर भी पाकिस्तान उस लिहाज से काफ़ी सस्ता है फिर भी, और इसमें जो लोग हैं वो उनके पास अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं। ये अब डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो उनके साथ ऑप्शन डिस्कस करें। जनरली मैंने देखा कई बार डिस्कस नहीं करते, ठीक है ना जी, एक वो फार्मूला बना के कह देते हैं जितना कास्ट आएगी, उनको डिस्कस कर लेना चाहिए और पेशेंट के साथ कि भी ये ऑप्शन है 2 या 3 ऑप्शन, ठीक है ना, आप ये मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो इसका ये कास्ट आएगी, ये करेंगे तो ये कराएगी। और साथ ये भी बता दें कि भी वो जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, खास में जैसे मैं तो क्राउन का एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूंकि जाहिर बात है कि आई एम नॉट डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर, तो मैं वो उसकी टेक्निकलिटीज नहीं जानता। तो एक से क्राउन है कि जो वो अगर वो 20,000 में लगा रहे हैं या 15,000 में भी लग जाता होगा, बेबी 25-30,000 में भी लग जाता, तो उसका वो बता दें कि इसकी लाइफ कितनी है, इस हिसाब से थोड़ा गाइड करें। क्योंकि देखिए पेशेंट के साथ जितना आपका ज्यादा एक रैपो होगा और एक इस तरह का ताल्लुक होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में मेरी वालदा बीमार हुआ करती थी, तो हमारा एक डॉक्टर थे जो जनरल प्रैक्टिशनर थे, तो उनके पास जाके वो आधी ठीक वैसे ही हो जाती थी, ठीक है ना, गालबन डॉक्टर महबूब नाम का उनका था।
तो जब वो जाती थी तो वो जनाब पहला तो ये रिसेप्शन बड़ा अच्छा करते थे वो डॉक्टर साहब, बड़ा खुश होकर मिलना, उन्हें कभी क्या बात है, फिर बीमार हो गए तो मुस्कुरा के बोलना, और उसके बाद आधी बीमारी उनकी वहाँ ही चली जाती थी कि भैया मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो अब ये समझ लें कि मैं आई एम इन सेफ हैंड्स। तो इस तरह के एक रिलेशनशिप जो है मैं समझता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स का बिल्कुल काम बिल्कुल कम्युनिटी वर्क है, बिल्कुल। कम्युनिटी वर्क है, इसमें आपके पास देखिए, हर तरह के लोग आने अगर हैं। एक डॉक्टर जो है ना पेशेंट के क्वेरीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और ये जी मैं जी आपको एक बड़ी एक राज की सीक्रेट विच आई विल टेल यू। बच्चों को लोग समझते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बड़े डिफिकल्ट पेशेंट्स होते हैं, लेकिन बच्चे जी इतने इंटेलिजेंट होते हैं। अगर आपको उनको एडल्ट्स की तरह ट्रीट करें, आप उनके साथ सेंसिबली बात करें, उनको जो भी इश्यू है एक्सप्लेन करें और उनको ट्रीटमेंट प्लान बताएं और स्टेप बाय स्टेप चलें, तो बच्चा बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेगा। बच्चा क्यों, किसी बड़ा हो या बच्चा हो, व्हाई आर दे फियरसम ऑफ डेंटिस्ट्री, व्हाई आर दे फियरसम ऑफ वो विजिटिंग द अटेंशन मांगता है ना। डेंटिस्ट? देखिए मैं मेरे इसलिए मेरे फियर ऑफ द मेरे कजीज अननोन, हैं, फियर मेरे ऑफ द कजीज हैं अननोन। लाहौर में होते हैं। पता नहीं जी जी होता ना उनको कि जी वो घबरा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उनके साथ होने वाला क्या है। वो सोचते हैं कि जी हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ जो है हमें तो पेन होगा यूनिट पे बैठते हुए। ये हर किस्म का औजार जो है वो आवाज जिसको कहते हैं ना, उनको एक वो खौफनाक किस्म की आवाजें आ रही होती हैं। हम जो चला रहे हैं, हाँ हैंड पीस चला रहे हैं, उसकी भी आवाज आ रही है, स्केलेट की भी आवाज आ रही है। तो हम अगर उनको एक्सप्लेन करें कि जी हमने क्या करना है और क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप चलें, तो डेंटिस्ट्री तो अब मैं हमेशा कहती हूँ इट्स क्रिमिनल टू गिव अ पेशेंट पेन। आप बड़ी त्वचा के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, बच्चों के साथ भी ना। तो अटेंशन जो है मैं समझता हूँ कि अगर आप अटेंशन चाहे किसी भी फील्ड में हो, बेशक मैंने बताया जैसे वकील है, आप कह लें कोई मैनेजर है, कोई दुकानदार है, कोई डॉक्टर है, प्रोफेशनल जितने भी हैं लोग, जब पूरी अटेंशन देंगे तो अगला जो समझता है कि आई एम इन सेफ हैंड्स, और फिर खुल के अपने वो दिल की बात करता है। जब दिल की बात करता है तो उसके आपका उसके साथ एक रेपो बन जाता है, एक ताल्लुक बन जाता है। मुझे बिल्कुल मतलब कई बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो डॉक्टर्स आपके में इतने बहुत सारे देखे ना जो लोग। आपका ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है या जो ट्रस्टेड डॉक्टर है, आप हमेशा कुछ भी आपको इशू होगा आप उन्हीं को राब्ता भी उन्हीं से करेंगे। जी बिल्कुल, जी बिकॉज आपका एक वो होता है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होता है। और फर्स्ट विजिट जो होता है ना वो बड़ा एसेंशियल होता है, क्योंकि उसमें आपने हर पेशेंट की अपनी नेचर होती है, अपनी साइकी होती है जिसको आप कहें। सो आपने उसको परख के उसको जो है ना पेशेंट को केटर करना होता है। हर पेशेंट एक तरह का नहीं होगा, कोई पेशेंट है वो काम है, कोई जो है वो इंक्विजिटिव है, कोई जो है वो कोई जो है वो पैनिक कर जाता है, कोई पेशेंट जो है उनकी वो फ्रेंडली है, कोई पेशेंट बड़ा फॉर्मल होता है। सो ये इस तरह से जिसको कहते हैं ना ह्यूमन नेचर वेरी करता है, तो साइकी वेरी करती है। इसी तरह डॉक्टर को भी उनको उसी तरीके से केटर करना पड़ता है। और आप अगर पेशेंट को एक दफा मुतमईन कर ले, आप कभी भी कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को एक्सप्लेन किए बगैर मत कंडक्ट कीजिए, बिकॉज वही बात आ जाती है कि अक्सर पेशेंट के जहन में कोई और खाका चल रहा होगा और आपने उस खाके को करेक्ट नहीं किया, तो फिर वो आप एंड पे जाके यू विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एट योर हैंड। आपने देखा कि ये हर साल ही, हर 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे मैंने बताया, और रफली ये एक आध बड़ा फ्लड आता है। वैसे तो हर साल थोड़ा बहुत आता है। अब इसके लिए जब वो फ्लड आता है तो फिर हम भाग पड़ते हैं, पूरी कौम भी भाग पड़ती है, डोनेशन करने वाले भी भाग पड़ते हैं, जो हर तरह के लोग जो हैं, फौज भी आ जाती है। तो इसका कोई ऐसा सद्देबाब आपके ज़हन में हो कि इसको एक परमानेंट तौर पे एक ऐसा एक मैकेनिज्म बन जाए कि ये जो एक तो वो एरिया जहाँ पे फ्लड्स हैं, होते हैं ज़्यादा, वहाँ से आबादी को शिफ्ट किया जाए और ऐसे सेफ एरिया में ले जाया जाए जहाँ पे उनकी फैमिली रहे। बेशक वहाँ पे एग्रीकल्चर करें, अपनी फसलें लगाएँ, जो भी कुछ करें, लेकिन वो उनके मर जाएँ वहाँ पे वो काम करें, लेकिन फैमिलीज़ उनकी ऐसी जगह पे हों, जो कि ऊँचे इलाके हों, जहाँ पे फ्लड के आने के चांसेस कम हों, ताकि ये जो मकान गिर गए हैं, बच्चे उनके अंदर कई मर गए हैं, बड़े मर गए हैं, तो ये इससे हम बच सकें। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं, क्या फ्यूचर प्लान है? और इसके साथ-साथ आप ये भी बताइए कि आप अपनी डेंटिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे आप क्या करना चाह रहे हैं? प्लीज़। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है जी, ज़हन में रखिए जी, दुनिया में कहीं पे भी कोई कैलामिटी हिट करती है, वेदर इट्स अर्थक्वेक, वेदर इट्स फ्लड, वेदर इट्स हरिकेन, यू नो, उसको इमरजेंसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड चीज आती है। जी, ठीक है, जी। 100% कवरेज तो दुनिया में कहीं पे भी कैलामिटीज के अगेंस्ट नहीं होती। यस, जब कैलामिटी हिट करती है तो आपका निज़ाम कितना स्ट्रांग है उसको काउंटर करने का या उस रिहेबिलिटेशन की तरफ और उसको कंट्रोल करने का, वो मैटर करता है।
अब हमारा मुल्क ऐसा है कि जो प्लानिंग के तहत नहीं डेवलप हुआ, इस्लामाबाद वाज वन ऑफ द मेजर सिटीज इनिशियली, अगर आप हिस्ट्री में जाएं, जो प्लानिंग के तहत बना, तो यहाँ पे इश्यूज कम होते हैं बिजली के, हमारे पास जो है ना अंडरग्राउंड भी जिसको कहते हैं ना, तारे वगैरह हैं जो बिछी हुई हैं। अब हमारा उससे आगे आप जाए तो बहरिया जब डेवलप हुआ तो बहरिया में तो बहुत कम इश्यूज आते हैं ना, ठीक है। जितने प्लानिंग के तहत टाउनशिप्स डेवलप होती हैं तो वहाँ पे ये इश्यूज भी कम होते हैं। आपके पास अगर ड्रेनेजेस एस्टेब्लिश हों तो हमारा जो है पानी जो है वो जमा ना हो, खड़ा ना हो, वो ड्रेन हो जाए, ठीक है। सिंध की तरफ तो सबसे बड़ा इशू यही है ना कि ड्रेनेज सिस्टम्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज आ रहा है, अब यूजुअली यही होता है कि क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज, ये चैलेंज है और ये ग्लोबली है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ग्लोबली है। तो उसको चेंज करने के लिए स्टडी करनी पड़ती है कि जी हमने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करना है, पोल्यूशन कैसे कम करनी है, हमने जो है ग्रीनरी, कुदरत का निजाम है ना, what do your plants do, ठीक है, they expire oxygen and inhale carbon dioxide, तो एक नेचुरल प्योरीफाइंग सिस्टम है ये, ठीक है। दरख्त कटेंगे, जंगलात कम होंगे तो फिर जाहिर है इश्यूज फिर होते हैं। फिर हमारे ग्लेशियर्स हैं, अर्बनाइजेशन ज्यादा वजह बनी है इसकी ना। जी जी जी, पानी जो है वो ज्यादा हो जाता है, बारिश भी हो, जो हमारा ये जिसको कहते हैं मॉनसून्स के वेदर में, ठीक है। तो ये वजूहात है ना, एज यू कॉल इट, फॉर इन आवर कंट्री, राइट। फिर प्लानिंग की सिटीज भी नहीं डेवलप हुए, फिर हमारे नॉर्दर्न एरियाज में भी है, आप देखें जाएं तो वो तो सारे जो है पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे तो आपको पता है द हिल्स हैव बीन और माउंटेन्स हैव बीन कट डाउन टू एक्चुअली डेवलप आई मीन अ रेजिडेंशियल एरिया, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट वहाँ पे जो उनके लोकल बाजार्स मार्केट्स वगैरह होते हैं वो भी, तो कमर्शियल एरिया जिसको आप कहें। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिकली प्लानिंग ऑफ टाउनशिप्स, converting the existing localities or cities into a more planned or developed, जिसको कहते हैं ना developing them accordingly in a manner that they can cater towards these calamities, ठीक है। बल्कि अब मैं समझ पहले भी अर्थक्वेक्स के अगेंस्ट प्रूफिंग की जाती थी, तो वो बहुत सारे लोग जब घर बनाते हैं तो उन्होंने पानी के जो रिजर्वायर्स हैं, बड़े बड़े वो जैसे डैम्स हैं, वो बनाने चाहिए ताकि ये पानी उधर चला जाए और ये हम बाद बल्कि हमें इसको इस्तेमाल करें बजाय इसके कि तबाही लाए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये जो है ना, कुछ ये चीजें जो हैं, दिस शुड बी देयर। एंड अनदर थिंग इज कि हमारे पास यस कैलामिटीज को कंट्रोल करने के लिए फोर्सेस भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ जज्बा बहुत है, हमारे लोग जो हैं वो पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, एनजीओज के लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल है कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने फ्लड्स के दौरान किसी न किसी तौर पे कंट्रीब्यूट ना किया हो। ये कि आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिकली आपके क्या प्लान है अपनी डेंटिस्ट्री के अंदर, वो ब्रीफली अगर आप थोड़ा सा बता दो चार। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक तो मेरा ये है कि जी आई विद माय एक्सपीरियंसेस एंड माय क्वालिफिकेशंस एंड द टेक्नोलॉजीज दैट करंटली आई हैव, I plan to start off with my organization, which is Digital Smile Design Dental and Medical Center, my company's name. I plan to start up with a site office and then a hospital. Start off with a chain of hospitals onto the international parameters or criteria, जिसके लिए हमने बड़ा काम किया। यहाँ पे अगर इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब, यहाँ पे इस्लामाबाद में अगर कोई राब्ता आपसे करना चाहे तो किस एरिया में आपका जो क्लिनिक या हॉस्पिटल है? जी फिलवक ये है कि मैं 4 प्रैक्टिसेस हैं इस्लामाबाद में है जी। JA एस्थेटिक्स के नाम से ब्लू एरिया में प्रैक्टिस है, जहाँ मैं बाय अपॉइंटमेंट्स पेशेंट्स ले रही हूँ। बहरिया टाउन में रिलायंस हॉस्पिटल है और डेंटल पॉलीक्लिनिक है, एंड चिकलाला स्कीम 3 में पैथोडोंट्स अकेडमी है जी। इन 4 हॉस्पिटल्स पे तो मैं पेशेंट्स बाय अपॉइंटमेंट्स ले रही हूँ। Along with that, and recently we are opening up, I mean we plan to in futuristically abhi in near future we plan to open up another practice. Dr. Hamid hai, he plans to open up Hamid Associates again in F7, तो वहाँ पे भी हम पेशेंट्स लेंगे जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये हॉस्पिटल पे जो काम हो रहा है वो फिर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको काम ऐसे देंगे कि यहाँ पे हम मेडिकल सेक्टर्स जो हैं वो सारे बाहर से लेके आएंगे। फॉरेन स्टाफ भी होगा, फिलिपिना बेस्ड स्टाफ पे जो है साइट ऑफिस भी बनेगा। हॉस्पिटल में जो है सारा फॉरेन डिपार्टमेंट्स होंगे सारे, और डेंटल जो डेंटिस्ट्री है वो हम
डेंटल एक सर्जरी जो हमारी साइट ऑफिस में होगी उसको भी हम जो है ना इंटरनेशनल DST एकेडमिया से सर्टिफाई करवाएंगे, तो ज़ाहिर है बकाया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी उसी लेवल पे इस्टेब्लिश होगी। तो वो ये डिजिटल फॉर्मेट पे हमने सारा काम करना है और कर रहे हैं। फिजिबिलिटी जैसे ही मारिया, क्योंकि आपके बाद माशाल्लाह नॉलेज बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास थोड़ा ही रहता है हमेशा ही, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं और इसमें मल्टीपल टाइप आप कह लें कि इश्यूज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया और इसमें मज़ीद भी आइंदा भी कोई एक सेटिंग करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। Always such a pleasure to be with you. It's always a pleasure to be with you. You're mashallah one of those whom I have a very good synchrony with. जिसको कहते हैं ना, जब होस्ट आप शो होस्ट कर रहे होते हो तो माशाल्लाह आपके साथ बड़ी अच्छी सिंक्रोनी होती है, पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर गया। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो बात में टाइम गुजर जाता है और बातें चल रही हैं। शुक्रिया व्यूअर्स, आपने आज हमारा प्रोग्राम देखा और हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर मारिया यूसुफ, इनसे जो बातचीत की है मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर, हमने कोशिश की कि तमाम एरियाज़ को कवर किया जाए। तो उम्मीद है कि इससे आप इस्तेफादा करेंगे और आपकी अगर सजेशन हो हमारे प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अंटिल नेक्स्ट प्रोग्राम, मुझे डॉक्टर इम्तियाज़ हसन बड़ैच को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।